सो वेलकम। आज हम करने वाले हैं एनपीटीईएल का असाइनमेंट नंबर 2 ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अ स्टैटिक फ्लूइड। सो इन अ स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर एट अ पॉइंट इज, सो इट्स मतलब एक स्टैटिक फ्लूइड में एक पॉइंट पर प्रेशर का क्या होगा, मतलब क्या कैसा रहेगा प्रेशर। तो हमें पता है कि एक पॉइंट पर सारे डायरेक्शन से प्रेशर सेम ही एक्ट करता है एज पर पास्कल्स लॉ। सो एट ए गिवन पॉइंट प्रेशर विल नॉट वेरी इन एनी डायरेक्शन, सो प्रेशर विल रिमेन सेम फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि हम मोर सर्कल प्लॉट करते हैं इस पॉइंट के लिए, तो वो एक पॉइंट आता है, मतलब ठीक है। तो मोर सर्कल एक पॉइंट आएगा और ये प्रेशर एट अ पॉइंट विल बी सेम इन ऑल द डायरेक्शन, इट इज फ्रॉम पास्कल्स लॉ। एक कोई एलिमेंट लेते हैं हम, उसके ऊपर मतलब स्टैटिक फ्लूइड में तो सिर्फ नॉर्मल फोर्सेस मतलब प्रेशर ही एक्ट करता है और बॉडी फोर्स होंगे। तो जो बॉडी फोर्स वाला टर्म है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। वाई? बिकॉज व्हेन द एलिमेंट विल श्रिंक टू द पॉइंट, सो द डायमेंशन विल टेंड टू जीरो। सो फ्रॉम दैट आर्गुमेंट वो जो बॉडी फोर्स वाला टर्म है वो जीरो हो जाएगा। तो वहाँ से मतलब फोर्स इक्विलिब्रियम से हमारे को निकल के आएगा कि प्रेशर एट ए गिवन पॉइंट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्लूइड स्टैटिक बेसिकली डील विद ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्सेस। तो प्रेशर फोर्स इज अ सरफेस फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स इज अ बॉडी फोर्स। सो ग्रेविटी इज द ओनली बॉडी फोर्स प्रेजेंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड एंड प्रेशर फोर्सेस स्टैटिक फ्लूइड में सिर्फ प्रेशर फोर्सेस ही होते हैं एज अ सरफेस फोर्स। बाकी जो शियर स्ट्रेसेस होते हैं मतलब विस्कस फोर्सेस वो नहीं प्रेजेंट होते, दे आर प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग द फ्लो। ओके, सो ग्रेविटी एंड द प्रेशर फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट इन अ फ्लूइड which is in static condition. Coming to the next question. तो गेज प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल टू, तो क्या होता है, कोई एक कंटेनर है, वहां पे हमने प्रेशर गेज लगाया है, ठीक है। तो अंदर का प्रेशर कुछ P है और बाहर P नॉट है। तो गेज प्रेशर इज P माइनस P नॉट। सो गेज प्रेशर इज बेसिकली द प्रेशर रिलेटिव टू द एटमोस्फियर। ओके, सो इट्स एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो जो प्रेशर गेज है वो कौन सी रीडिंग देता है, गेज प्रेशर की, मतलब ये एटमोस्फियर के रिलेटिव में अंदर में कितना प्रेशर है, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय प्रेशर गेज। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। Coming to the next question. Center of pressure of a plane surface immersed in a liquid is. So center of pressure is that point at which the net pressure force act. मतलब resultant pressure force जिस point पर act करती है, that point is basically known as center of pressure. तो कोई एक free surface है मानिए और एक कोई ऐसी body immersed है, suppose rectangle है, ये मैं आपको पीछे भी दिखाता हूँ। तो ये फ्री सरफेस हो गया हमारा और यहाँ पर एक बॉडी ऐसी इमर्स्ड है। तो हमें पता है कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ के हिसाब से मतलब dP by dz इक्वल टू माइनस रो जी। सो P फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज रो जी जेड प्लस सी। मतलब जैसे जैसे डेप्थ बढ़ाएंगे नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे जैसे आएंगे हम, वैसे वैसे ये वाला टर्म पॉजिटिव होते जाएगा, मतलब प्रेशर क्या है नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा। और कैसे बढ़ेगा, लीनियरली। तो ये जो प्लेट है उस पर प्रेशर फोर्स का वेरिएशन कैसे आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, सो प्रेशर ऐसे धीरे धीरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसकी जब हम इनसे इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये तो अगर यूनिफॉर्म होता तो ये जो बॉडी का CG है उसके साथ कोइंसाइड कर जाता अगर इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होती तो, ठीक है ना। लेकिन ये इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये CG से थोड़ा आगे की तरफ आएगा, मतलब CG से थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है, बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन सरफेस। वाई? बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स इज इंक्रीजिंग डाउनवर्ड linearly. That's why the resultant pressure force will act somewhat downward in comparison of center of gravity. आई होप ये क्वालिटेटिवली बताया मैंने, क्वांटिटेटिवली मतलब प्रूफ भी कर सकते हैं इसको, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो नहीं कर रहे हम।
बट आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर फ्लोटिंग बॉडी। तो फ्लोटिंग बॉडी के केस में एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो होता है मेटा सेंटर। तो सपोज कीजिए एक बॉडी है जो फ्लोट कर रही है, उसका CG कुछ यहाँ है G, और उसका इनिशियली सेंटर ऑफ बॉयंसी कुछ यहाँ आता है, ठीक है। और वो बॉडी को हमने क्या किया है, जब ये सेम बॉडी टिल्ट हो गई, मतलब सबमर्ज होते होते उसको हमने डिस्टर्ब किया, मतलब इधर साइड मूवमेंट अप्लाई की, ठीक है। तो इसका G यहाँ पे आ गया, और ये मतलब ये ओरिजिनल वाला था G और B, तो नया B डैश, व्हाट विल बी दिस B डैश? B डैश विल बी, मतलब ये कुछ इतनी मर्ज्ड है ऐसा मानते हैं, इतना मानते हैं बिकॉज। तो फिर B ऊपर कैसे आ गया, मतलब उतना फ्लूइड डिस्प्लेस भी नहीं हुआ, तो वो सवाल आ जाएगा, इसलिए इतना हिस्सा अंदर है बॉडी का वो मानते हैं हम। और बाद में थोड़ा ये ऊपर आ गई और वो थोड़ा नीचे चला गया, ठीक है। दिस इज द न्यू सेंटर ऑफ बॉयंसी आफ्टर मींस डिस्प्लेसिंग इट। तो ये जो ओरिजिनल सेंटर ऑफ बॉयंसी और CG को कनेक्ट करने वाली लाइन है, और जब हम न्यू सेंटर ऑफ बॉयंसी से वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये जब इस लाइन को जिस पॉइंट पे मीट करेगा, दैट पॉइंट इज नोन एज मेटा सेंटर। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये क्या हो रहा है, मतलब दिस पॉइंट इज मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर इज नथिंग बट अ पॉइंट विच इज कनेक्टिंग द line connecting the original center of buoyancy and center of gravity with the new center of buoyancy, with the vertical drawn from new center of buoyancy। तो ये जो पॉइंट मिला हमें वो क्या हो गया, मेटा सेंटर। तो ये सेंटर ऑफ बॉयंसी से नई वाली बॉयंट फोर्स पास करेगी, और CG से तो जो मतलब पास कर रही है वेट वो पास करेगा। तो ये वाला कपल कौन सा फॉर्म हुआ, रिस्टोरिंग कपल फॉर्म हुआ, बिकॉज हमने इस डायरेक्शन में बॉडी को डिस्प्लेस किया और रिस्टोरिंग कपल इस डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है। तो अगर मेटा सेंटर CG से ऊपर है तो बॉडी क्या करेगी, रिस्टोर होने की कोशिश करेगी। अगर उसका उल्टा होता, अगर ये मेटा सेंटर हमें यहाँ कहीं मिलता और G हमारा, मतलब बॉडी थोड़ा ऐसे मान लीजिए, और G हमारा कहीं यहाँ होता, तो ये G यहाँ एक्ट करता और B इधर एक्ट करता। तो कपल हमने इधर लगाया था डिस्टर्बिंग वाला, और ये जो फोर्स की वजह से मतलब B ऊपर लग रहा है, G नीचे लग रहा है, तो ये कपल भी इधर लगता है, तो इट विल बी ओवर टर्निंग कपल। तो ये बॉडी को और नीचे घुसाने की कोशिश करता, मतलब और अनस्टेबल करने की कोशिश करता, ठीक है। तो ये कब होता, अगर मेटा सेंटर G के नीचे है, और अगर मेटा सेंटर G के ऊपर है तो बॉडी स्टेबल रहेगी फ्लोटिंग कंडीशन में। अगर मेटा सेंटर G के नीचे है तो बॉडी अनस्टेबल रहेगी, ठीक है। तो यही आपको बताना था मुझे। दो द कंडीशन ऑफ मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज द मेटा सेंटर इज अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो I hope it is clear to you. And the sixth question is the metacentric height is, तो ये जो distance between center of gravity and metacentre है, इसी को metacentric height बोलते हैं। So it is the distance between the metacentre and center of gravity. Okay, so that's the correct answer. अभी next question है कि streamline क्या है। तो स्ट्रीमलाइन, सपोज ये दो स्ट्रीमलाइन है, तो स्ट्रीमलाइन एक ऐसी लाइन होती है जिस पर वेलोसिटी वेक्टर किसी भी पॉइंट पर एक गिवन इंस्टेंट पर टेंजेंट होता है, ठीक है। एट ए गिवन इंस्टेंट द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू दैट लाइन एंड दैट लाइन इज नोन एज स्ट्रीमलाइन। सो व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर विल बी टेंजेंट टू इट, तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी 0, ठीक है ना। तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है, तो उसके अक्रॉस तो कभी फ्लो होगा नहीं स्ट्रीमलाइन के अक्रॉस, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच विल लीड टू फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीमलाइन। सो अक्रॉस द स्ट्रीमलाइन देयर इज नो फ्लो, एंड streamline is that line on which tangent drawn at any point gives the direction of velocity. Okay, so I hope it is clear. Coming to the next question, for a liquid will capillarity rise or fall, मतलब या इंक्रीज और डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। सो कैपिलरिटी जो है, मतलब जो ये होता है ना, जो राइज होता है सरफेस टेंशन की वजह से, 2 सिग्मा cos थीटा बाय r rho g, ओके।
तो ये जो कैपिलरिटी राइज होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सरफेस टेंशन पे। तो जो सरफेस टेंशन है वो किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे सिग्मा क्या होता है? कम होता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिग्मा कम होगा, सिग्मा कम होगा तो ये जो राइज और ड्रॉप है वो दोनों क्या हो जाएंगे? कम होंगे। सो इट विल डिक्रीज। ओके, सो कैपिलरिटी विल, मतलब जो राइज और फॉल जो भी होगा वो डिक्रीज करेगा विथ राइज इन टेम्परेचर। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। वेट अ सेकंड। So coming to the next question, so it is atmospheric pressure held in term of water column is, तो जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 101.3 kPa, ओके, किलो पास्कल। सो एंड वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg per meter क्यूब एंड जी की वैल्यू होती है 9.81। तो वी नो प्रेशर इज गिवन बाय रो जी जेड प्लस सी minus rho gz plus c after integrating the hydrostatic equation. So rho gz is nothing but means it is a way to express the pressure, means rho into g into some height will give us the pressure in terms of that fluid. Okay, so हमें atmospheric pressure किस टर्म में चाहिए? वाटर के टर्म में। तो हम P को इक्वेट करेंगे रो ऑफ वाटर G into height of water column. So HW is equal to P by rho water into G. So when we will substitute the value of P, rho and G, it will come out as 10.3. तो atmospheric pressure held in term of water column is, मतलब अगर 10.3 मीटर का वाटर कॉलम होता और ये कोई एक बॉटम पे मतलब एक सरफेस है और ये सपोज कीजिए कि 10.3 मीटर का वाटर कॉलम है, ठीक है। तो ये जो वाटर कॉलम है वो इस बॉटम पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर एक्सर्ट करता है, मतलब इतना रुका हुआ फ्लूइड बॉटम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो ये बोलने का मतलब है, मतलब अगर पानी को इतने हाइट पर हम रोक कर रखे वाटर कॉलम को, तो हाउ मच प्रेशर इट विल एक्सर्ट? इट विल एक्सर्ट 101.3 किलो पास्कल ऑफ प्रेशर। ओके, सो 10th question is a submerged body will be unstable in unstable equilibrium if ऊपर देखा है हमने, अगर जो मतलब एक होता है सपोज दिस इज G, दिस इज M, दिस इज ऑल्सो M, सो इफ G इज अबव M, मतलब if M is above G it is stable, if M is below G then unstable. अगर मेटासेंट्रिक हाइट नेगेटिव है तो इट्स अनस्टेबल एंड मेटासेंट्रिक हाइट पॉजिटिव है तो इट्स स्टेबल। तो इफ मेटासेंटर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी देन सबमर्ज्ड बॉडी विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, बिकॉज इट विल लीड टू ओवरटर्निंग कपल। सो जो if we will disturbing the body in this direction, then the couple restoring means the overturning couple will also form in this direction and it will help to disturb the body in much more sense. So 11th question is calculate the capillarity fall in a glass tube of 2.5 mm diameter. Dia is given to us when immersed vertically in a mercury. Take a surface tension sigma as 0.52 Newton per meter and angle of contact is 130 degree. So theta is also given 130 degree and we know the capillarity rise or fall is given by 2 sigma cos theta r rho g and r is d by 2, so it's 4 sigma cos theta by d rho g. ठीक है, so d is known to us, rho for mercury is 13600 kg per meter cube, g की वैल्यू पता है हमें 9.81, थीटा इज गिवन 130, सिग्मा इज नोन टू अस, ये यहाँ पे दिए हैं उन्होंने 4 तो क्या 4 ही है एंड h विल कम आउट एज 0.3 और 0.5 के बीच में कुछ आंसर आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग। सॉल्व कर लेना, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला क्वेश्चन है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, so figure below shows a tank full of water. Okay, so this is a tank which is full of water and its width is 2 meter. So what I was saying that its width is 2 meter. तो ये जो पीछे के डायरेक्शन में जो एक्सटेंड कर रहा है, मतलब कि सेम क्रॉस सेक्शन पीछे रिपीट करेगा ऐसे कुछ, ठीक है।
ये जो विड्थ है, दिस विड्थ इज नथिंग बट 2 मीटर, ठीक है। तो ही हैज आस्क्ड टू फाइंड आउट टोटल प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ टैंक। तो जो बॉटम पे है कितना प्रेशर होगा वो पूछ रहे हैं वो। सो सपोज द टॉप प्रेशर इज एटमोस्फेरिक and bottom pressure is P, that we need to find out. So dP by dz is equal to minus rho g. Assuming that fluid is incompressible, so dP is equal to minus rho g dz. So after integrating, since we have assumed incompressible, so rho will not change, ठीक है। incompressible fluid assume किया हमने, so pressure will vary from P naught से लेके P तक, and height will vary from, suppose we are measuring, for this equation z is positive in upward direction, and अगर हम नीचे जा रहे हैं तो z नेगेटिव होगा। तो z is varying from 0 से लेके 3 plus 0.6, that is 3.6, and it's minus. So P minus P naught will be equal to minus rho g z minus 0. So z is minus 3.6. Okay. So P minus P naught will be equal to rho g into 3.6. सो यहाँ पर P माइनस P नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो जी 3.6। तो गेज प्रेशर विल बी इक्वल टू रो जी इंटू 3.6। सो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इट्स दे हैव आस्क्ड इन न्यूटन। सो न्यूटन में पूछा है उन्होंने, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो उन्होंने न्यूटन में पूछा है, तो दे आर आस्किंग एक्चुअली द फोर्स, प्रेशर नहीं पूछ रहे, फोर्स पूछ रहे हैं। तो जो प्रेशर है, मतलब इतना जो प्रेशर है वो कहाँ पर एक्ट कर रहा है, बॉटम पर एक्ट कर रहा है। एंड वी नो फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक दैट प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ जेड ओनली। तो वो जेड के अलोंग ही वेरी करता है, मतलब गिवन प्लेन पर, मतलब एक्स वाई डायरेक्शन में प्रेशर यूनिफॉर्म रहेगा। एट अ वन गिवन हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर विल नॉट वेरी, ओके, एज पर हाइड्रोस्टैटिक लॉ व्हेन ग्रेविटी इज द ओनली बॉडी फोर्स। तो प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ जेड ओनली, तो एक्स और वाई में वेरी नहीं करेगा। मतलब यहाँ पूरा जो नीचे है, मतलब ये जो सरफेस है इधर साइड भी होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा पीछे। तो ये जो सरफेस है नीचे इसकी जो सरफेस है वहां पर प्रेशर क्या होगा, P, that we will get from this equation. Okay, so ये इन लोग ने न्यूटन में पूछा है, तो ये तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो गया। So we need to multiply it by the area of the base. So वो कितना आएगा, 4 into 2. Area of base is 4 into 2. So ये वैल्यू निकालने के बाद हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें फाइनली न्यूटन में जो बॉटम पर फोर्स एक्ट कर रहा है वो मिल जाएगा, ठीक है। So this is the way to solve this problem. Next question is, in the above problem find the weight of water in the tank. So water का weight find करना है। We know weight of water is given by rho Vg, okay, where V is the volume of tank. Whatever the volume which is contained in the tank multiplied by density of water into acceleration due to gravity. तो ये निकालेंगे हम, तो आ जाएगा हमारा। तो उसके लिए क्या निकालना है हमें, V निकालना है। So V will be equal to cross section area multiplied by, ये जो पीछे है विड्थ दे रखी है उन्होंने, विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे हम क्रॉस सेक्शन एरिया को, तो हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है हमारा, 0.4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 0.6, ठीक है ना। दिस एरिया इज 4 इंटू 0.6 एंड दिस एरिया इज 0.4 इंटू 3। सो ये टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, मल्टीप्लाइड 2 से करेंगे विड्थ से, सो इट विल कम आउट एज वॉल्यूम। सो व्हेन वी विल सब्स्टिट्यूट वॉल्यूम, डेंसिटी एंड जी, सो हमारा आंसर इस रेंज में आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो वैल्यू रख के देख लेना, आंसर आ जाएगा अपने आप। एंड कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट, अ स्टोन वेज 392.4 न्यूटन इन एयर। तो 392.4 न्यूटन इन एयर मतलब एक पत्थर है स्टोन, तो हवा में उसको रखा है, तो उसका वेट कितना आ रहा है। सपोज उसका एक्चुअल वेट है W, पे बायंसी फोर्स एक्ट कर रहा है FB, और मतलब मेजर करने के लिए हमने जहाँ पर रखा उसने उस सरफेस पर इसने रिएक्शन R अप्लाई की, तो न्यूटन लॉ के हिसाब से वो सरफेस इस पर कितनी रिएक्शन अप्लाई करेगा, R।
सो एफ बी प्लस आर इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, फ्रॉम फोर्स बैलेंस इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो फॉर एयर द बॉयंट फोर्स विल बी नेग्लिजिबल, वाई, बिकॉज एयर की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, इसलिए बॉयंसी फोर्स जो होगा वो बहुत कम होगा। तो वेट विल बी इक्वल टू रिएक्शन, एंड ये जो स्टोन वेज 392.4 न्यूटन है, तो हम जो मेज़र करते हैं वो क्या मेज़र करते हैं एक्चुअल में, रिएक्शन, बिकॉज ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, सपोज कीजिए, तो इस पर क्या लग रही है, रिएक्शन, तो ये क्या मेजर करेगा, रिएक्शन। सो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 392.4 न्यूटन। सो इट इज द एक्चुअल वेट ऑफ द स्टोन। सो सेकंड पार्ट इज एंड 196.2 इन वाटर, तो सेम आर्गुमेंट फॉलो करेंगे हम। सपोज डब्ल्यू इज द एक्चुअल वेट ऑफ दैट स्टोन, आर इज अ रिएक्शन, तो रिएक्शन की वैल्यू वाटर में क्या आ जाएगी, 196.2, एंड एफ बी इज अ बॉयंट फोर्स। यहाँ पे बॉयंट फोर्स क्यों नेग्लेक्ट नहीं करेंगे हम, बिकॉज वाटर की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एयर। तो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ बी प्लस 196.2, ओके। सो डब्ल्यू इज गिवन एज 392.4 माइनस 196.2 टू रो वाटर वी ऑफ बॉडी इंटू जी, ओके। सो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो यहाँ से हमारा जो चाहिए, क्या चाहिए हमें, वॉल्यूम चाहिए, क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब में। V will come out as 392.4 minus 196.2 divided by 9.81 into 10 का पावर 3, तो ये 0.02 आ जाएगा V की वैल्यू मीटर क्यूब में। तो ये तो आ गया वॉल्यूम बॉडी का, स्टोन का, ठीक है। एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे आएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट वन मिनट, हाँ। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए क्या फॉर्मूला है, रो, लेट मी इरेज इट सो दैट विल बी मोर विजिबल टू यू, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला है, रो ऑफ दैट फ्लूइड और सॉलिड वॉट एवर सब्सटेंस वी हैव अपॉन रो ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो रो बाय रो ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो हम बॉडी का रो कैसे निकालेंगे, हमें वेट पता चल गया उसका कितना है, 392.4 न्यूटन, ओके। एंड वी नो वेट इज गिवन बाय रो वी जी, सो दिस इज रो ऑफ बॉडी, दिस इज वी ऑफ बॉडी, दिस इज जी। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग क्या आएगा हमारा, 392.4 वो हम डिवाइड करेंगे, v इज 0.02 डिवाइड बाय 9.81, W आ गया हमारा, W नहीं आया, ये इक्वेशन से मतलब ये वाले इक्वेशन सॉल्व करने के बाद रो की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2000 kg पर मीटर क्यूब, ओके। ये सॉल्व करने के बाद आया वो, तो इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, रो को 2000, सो 0 0 विल गेट कैंसल, इट्स 2, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी 2। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इस तरीके से डिफाइन करते हैं, रो ऑफ द एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, एंड इट इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। सो आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।